हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अनिश सिंह आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस तैयारी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 11 अगस्त 2020 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। इसे शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ये सेशन थोड़ा हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज आई है वो सब की सब कवर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इट विल नॉट बी अ ज़ीरो एकेडमिक ईयर, ऑफिशियल्स टेल्स हाउस पैनल। तो ये न्यूज़ क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सेंटर ने एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एचआरडी, उनको कहा है कि ये जो साल है ये साल ज़ीरो एकेडमिक ईयर नहीं होगा। अब ये ज़ीरो एकेडमिक ईयर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ीरो एकेडमिक ईयर वो ईयर होता है जिस साल में ना तो एग्ज़ाम होता है ना ही कोई पढ़ाई होती है। और इसके अलावा जो है, एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में हो सकता है स्कूल शुरू हो जाए। और स्कूल शुरू करना है या ना करना है ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होगा। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना ऑन द बेसिस ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। प्लस एक चीज़ और याद रखिएगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एचआरडी के जो चेयरमैन हैं, जो हेड हैं, वो है बीजेपी राज्यसभा मेंबर विनय सहस्त्रबुद्धे। ये नाम याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आपको एक न्यूज़ पता होगी, अभी रिसेंटली चल रहा है कि एक फ़्लाइट क्रैश हो गई थी एयर इंडिया की, फ़्लाइट 1344। तो उसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज़ आई थी। उस न्यूज़ में मुझे दो टर्म ऐसे दिखे जो मुझे लगता है कि हो सकता है एग्ज़ाम में साइंस सेक्शन में आपसे पूछ ले। तो मैंने वो टर्म्स इंक्लूड किए हैं। वो टर्म्स क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। अब ये इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू जब एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी कम होती है, कम दिखाई देता है एयरपोर्ट पे, तो जो प्लेन होता है उनको डायरेक्ट करने के लिए ये एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो प्लेन है उसको रेडियो की तरंगों द्वारा या रेडियो की जो वेव्स होती है उनके द्वारा उसको ये बताया जाता है कि ग्राउंड कितना दूर है प्लेन से और प्लेन कितने हाइट पर है ग्राउंड से, वो दिखाता है। और उसकी हेल्प से जो है पायलट फिर रनवे पर लैंड करता है। एक और चीज़ थी उसमें ब्लैक बॉक्स के बारे में, प्लस फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में उन्होंने चीज़ मेंशन की है कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है वो क्या क्या रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्ड करता है एयर स्पीड, ऑल्टीट्यूड, वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड फ्यूल फ्लो। इसकी मदद से प्लस ब्लैक बॉक्स प्लस कॉकपिट में जो वॉइस रिकॉर्डर होता है उसकी मदद से दे कैन डिटरमाइन कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, प्लेन क्रैश क्यों हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई थी, पेपर के पहले पेज छपी थी, व्हेन पोस्टमैन रिंग्स विथ कैश। तो बात यह है कि आजकल जो पोस्ट ऑफिस है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो पोस्टमैन के थ्रू लोगों तक पैसा पहुंचा रहा है। जो पोस्टमैन है दे आर एक्टिंग एज अ ह्यूमन एटीएम। तो वो न्यूज़ आई थी जिससे काफ़ी जो ओल्ड एज के लोग हैं जो कोविड-19 में बाहर नहीं निकल सकते हैं, वैसे लोग तक पैसा पहुंच पा रहा है। तो ये क्या है सर्विस वो हम देख लेते हैं। हो सकता है सर्विस के बारे में एग्ज़ाम में पूछ ले। तो ये एक फ्री सर्विस है जिसमें जो है लोग 10,000 तक का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे विड्रॉ करेंगे? उनका कोई भी अगर आधार लिंक बैंक अकाउंट है तो दे कैन सिंपली वो अपना बायोमेट्रिक वो मशीन में डाल सकते हैं, जो मशीन पोस्टमैन के पास होगी, एंड दे कैन विड्रॉ द मनी। अब ये पोस्टमैन कैसे आएगा उनके यहाँ पे? तो पोस्ट इन्फो ऐप पे जाके, एक ऐप है पोस्ट इन्फो ऐप, उस पे जाके लोग लॉगिन कर सकते हैं, या फिर लोकल पोस्ट ऑफिस में कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर उनको पोस्टमैन दिख जाए तो उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो आपको मशीन देगा। आप मशीन में अपना फिंगरप्रिंट डालेंगे और फिर आपको पैसा मिल जाएगा।
तो इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि बहुत लोग जो कोविड-19 में या फिर बहुत बीमार हैं या बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एटीएम नहीं जा पा रहे हैं, बैंक नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर तक ही एटीएम और बैंक आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक अंडर सी जो केबल है वो बिछाई गई है बिटवीन चेन्नई एंड अंडमान निकोबार, जिसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये क्या है? ये एक अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क है जो एक इंटरनेट की स्पीड पहुंचाएगा अंडमान तक। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर, यानी कि 2300 किलोमीटर। ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसकी लंबाई कितनी है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो जा रहा है चेन्नई से अंडमान निकोबार। इस न्यूज़ में एक चीज़ और आई थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अंडमान निकोबार में ये लाइन लगाने से उनकी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएगा, एक इम्पॉर्टेंट अंडमान निकोबार एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें अदा करेगा। ये रोल क्या है वो हम देख लेते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ आइलैंड्स के नाम हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में आइलैंड्स के नाम भी पूछ लेते हैं कि ये आइलैंड्स कहाँ पर हैं। वर्ल्ड में ये आइलैंड कहीं भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपको लगे कि लक्षद्वीप में है, ये अंडमान में है, निकोबार में है। तो आइलैंड का नाम याद कर लीजिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये वो आइलैंड कौन कौन से हैं? तो एक है दिगलीपुर, कार निकोबार, कैंपबेल बे, जहाँ पर नए एयरपोर्ट ही बनेंगे, प्लस स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एंड लॉन्ग आइलैंड, यहाँ पर जो है पैसेंजर टर्मिनल बनेंगे। तो ये याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे जाकर देखते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की पॉलिसी है। ये बेसिकली बनाई गई थी चाइना के OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। इसमें 4C अप्रोच यूज़ किया जाता है। 4C अप्रोच क्या है? वो है कल्चर, कॉमर्स, कनेक्टिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये PM मोदी का एक विज़न है जो उनके सागर एक और विज़न है उससे ही मैच करता है, उससे ही कॉम्प्लीमेंट करता है। सागर क्या है? सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड ग्रोथ फॉर ऑल। तो एक्ट ईस्ट में बेसिकली इंडिया के जितने भी ईस्टर्न नेबर्स हैं, जो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने भी उनके ईस्टर्न नेबर हैं, उन पर जो है ध्यान दिया जाएगा। और उनके साथ रिलेशंस मल्टीलेटरल, बायलैटरल, रीजनल रिलेशन से बढ़ाए जाएंगे। अभी रिलेशन कैसे बढ़ाएंगे? तो थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहाँ के थ्रू कनेक्टिविटी की जाएगी, वहाँ के थ्रू कॉमर्स किया जाएगा, वहाँ के थ्रू अपने कल्चर्स को स्प्रेड किया जाएगा टूवर्ड्स द ईस्टर्न कंट्रीज़, जिससे इंडिया और वो बाकी कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन अच्छा हो सके। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये एक नॉर्मल न्यूज़ है, कुछ खास नहीं है, बट मैंने इसे इसलिए डाला है कि हमें मालूम होना चाहिए कि करंट सिनेरियो में जब कोविड-19 फैला हुआ है तो कोर्ट कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने जो वहाँ के हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके लिए नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज डिवाइस और राउटर्स खरीदे हैं, जिसकी मदद से आप डायरेक्टली जो कोर्ट हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी प्रोसीडिंग कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये भी एक लोकल न्यूज़ है, स्टेट की न्यूज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 में अदर इंस्टीट्यूट कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो जो डिग्रीज़ हैं उनको जो है कंप्यूटर के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से जो है स्टूडेंट को पहुंचाएं। तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि जितना जल्दी हो सके स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री दी जाए। ये क्यों दी जाए? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने फॉर हायर स्टडीज़ USA में अप्लाई किया था, उनको वहाँ एडमिशन लेना है, इसलिए उन्हें डिग्री चाहिए, बट उन्हें नहीं मिल पा रही है क्योंकि कॉलेजेस एंड स्कूल सब बंद हैं। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अब उन्हें डिग्री जो है ऑनलाइन दी जाए। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने
यूपीएससी को एक नोटिस जारी किया है। ये क्या जारी किया है वो देख लेते हैं, और क्यों जारी किया है वो भी देख लेते हैं। तो उन्होंने एक नोटिस जारी किया है यूपीएससी को, क्योंकि एक केस वहाँ पे आया है, जिसमें वो केस में मेंशन किया गया है कि जो कोटा डिसेबल्स को दिया गया है वो कम है, जो रिक्वायर्ड होना चाहिए था उतना नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट ने यूपीएससी से जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों है। तो इस न्यूज़ में एक सेक्शन मेंशन किया है, एक एक्ट मेंशन किया है, उसके लिए मैंने इस न्यूज़ को ऐड किया था। वो एक्ट क्या है और वो सेक्शन क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जो केस हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो जिसने पिटीशन फाइल की है उसने कहा है कि जो 4% मैंडेटरी रिजर्वेशन है, जो 4% कोटा मिलना चाहिए अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, उसके सेक्शन 34 के अंदर जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। और इस सेक्शन 34 में क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं, शायद आपसे एग्ज़ाम या इंटरव्यू में आपसे पूछ लें। तो सेक्शन 34 में ये लिखा हुआ है कि एवरी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट इन एवरी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट नॉट लेस देन 4%, यानी कि 4% से कम तो नहीं, उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। और 4% किसका? ऑफ टोटल वैकेंसीज इन कैडर स्ट्रेंथ इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप के जो वैकेंसी होंगे, यूपीएससी के हर ग्रुप के जो वैकेंसी होंगे उसका 4% उनको रिजर्व करना है फॉर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए। और ये जो 4% की सीट है वो उन्हीं से भरी जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम। ये एक बड़ा न्यूज़ है, बड़ा भी है और नहीं भी है। बड़ा इसलिए है कि अभी पंजाब में कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है किसानों का। वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए चल रहा था वो देख लेते हैं। वो बेसिकली चल रहा था, कुछ ऑर्डिनेंस और कुछ एक्ट आए हैं, अमेंडमेंट आए हैं उसके अगेंस्ट में। वो ऑर्डिनेंस एंड अमेंडमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड द फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, प्लस द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, एंड एक और है अमेंडमेंट टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। अब इतने सारे एक्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो हो सकता है न्यूज़ में पूछ ले, हो सकता है एग्ज़ाम में आ जाए कि ये एक्ट क्या है, या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछ लें कि ऐसा क्या कंसर्न है कि इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। तो हम एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे, प्लस जो कंसर्न है वो देखेंगे। आगे चलते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 उसको अमेंड किया जा रहा है थ्रू दिस बिल। अब इस बिल में एक चीज़ चेंज की गई है रिगार्डिंग फ्री पावर। जो पंजाब में किसानों को फ्री पावर दी जाती है उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। अब जो नया अमेंडमेंट आया है उसमें मेंशन किया गया है कि जो फार्मर्स को जो सब्सिडी है, जो बिजली पे उनको सब्सिडी मिलती है, और वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में सबमिट की जाएगी और उनको फ्री पावर नहीं दिया जाएगा, बल्कि फ्री पावर की जगह वो बिजली यूज़ करेंगे, उसे खर्चा करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे, और वो जो पेमेंट करेंगे वो उनको पूरा रिटर्न किया जाएगा किसानों को। अब झगड़ा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बिजली का जब खर्चा आता है वो महीने का 4 से 5 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, और किसानों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो बिजली का बिल भर सकें। और जब बिजली का बिल ही नहीं भरेंगे तो पैसा अकाउंट में कैसे आएगा, और जब बिल नहीं भरेंगे तो उनकी बिजली काट दी जाएगी। इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, नेक्स्ट एक्ट की तरफ। वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो स्टेट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी होती है, एपीएमसी जो होती हैं, उस एक्ट को अमेंड किया जाएगा, 2017 के एक्ट को अमेंड किया जाएगा। और इसके थ्रू अब जो प्राइवेट सेक्टर्स के मंडी या कॉर्पोरेट्स हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, जिससे बेसिकली ये होगा कि गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है जिसके थ्रू एमएसपी के थ्रू किसानों को एक प्रॉपर रेट दिया जाता था फॉर देयर क्रॉप्स, अब वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स पर गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। तो प्राइवेट प्लेयर्स अपने मन के हिसाब से प्राइस देंगे और सामान खरीदेंगे, तो इससे किसानों को लॉस हो सकता है, इसीलिए इसे प्रोटेस्ट चल रहा है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्ट की तरफ। एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में भी अमेंड किया गया है। ये जो अमेंडमेंट है वो कौन सा अमेंडमेंट है जिससे झगड़ा चल रहा है? तो अमेंडमेंट ये है कि जो फार्म के जो प्रोड्यूस हैं और जो उनकी प्राइस है वो दोनों रेगुलेट की जाएगी। फार्म की प्रोड्यूस फार्मर स्टॉक नहीं कर सकते और उनके प्राइस को कुछ भी मनमाना नहीं मान सकते। इससे होता क्या है कि फार्मर्स को अब जो है नुकसान होगा। पहले क्या था कि भाई ज़्यादा सामान, ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस हो गया तो उन्होंने आधा स्टोर कर लिया, वेट करेंगे कि मार्केट में रेट बढ़ेगा तब अपना जो क्रॉप है वो सेल करेंगे। अब वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो ये कानूनन अपराध होगा, उन पर केस लगेगा। और इसीलिए वो गुस्सा है कि एक तो वो ऑलरेडी तकलीफ़ में थे, अब इसकी वजह से वो और तकलीफ़ में हो जाएंगे क्योंकि उन्हें अपना सारा सामान सेल करना पड़ेगा, अपना पूरा क्रॉप सेल करना पड़ेगा। प्लस इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि उन्होंने लिमिट कर दिया है कितना स्टोर कर सकते हैं। और ये जो लिमिट है ये कोई भी लिमिट हो सकती है और कभी भी इम्पोज कर सकते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, इसके लिए भी प्रोटेस्ट है इसके ऊपर। नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं हम। एक और एक्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विसेज ऑर्डिनेंस। काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसमें यह है कि गवर्नमेंट ने एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसके लिए ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। और इसमें क्या किया है, फार्मर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें ताकि कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशन कम कर दिए हैं ताकि फार्मर्स को भी तकलीफ़ ना हो और कॉन्ट्रैक्टर को भी तकलीफ ना हो। बट हुआ ये है कि टर्म्स ऐसे कम किए गए हैं कि फार्मर के पास कुछ लीगल रिकोर्स ही नहीं है। अगर उसे इस कॉन्ट्रैक्ट से उसे कोई दिक्कत होती है तो उसके पास कोई लीगल रिकोर्स नहीं है, उसके पास कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है कि वो कोर्ट में जाके केस लड़ सके, उसके पास कोई रिड्रेसल का मैकेनिज़्म नहीं है, उसकी ऑप्शन ही नहीं है। और अगर वो रिड्रेसल करने के लिए कोर्ट जाता है तो उसे खर्चा अपनी जेब से भरना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर के पास तो भाई पैसा होता है तो वो तो भाई आराम से केस लड़ लेंगे, लेकिन किसान केस नहीं लड़ पाएंगे। तो मजबूरी में उन्हें जो क्रॉप्स के लिए उनको जो पैसा मिलेगा उनको वो लेना पड़ेगा। इसीलिए वो खफा हैं गवर्नमेंट से। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो भाई लॉकडाउन ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर असर डाल दिया है। हॉस्पिटल का कहना है कि जो डिलीवरी और कस्टमर केयर कैंसर केयर के जो पेशेंट्स आते हैं उनकी जो जो आते हैं वो कम हो गए हैं, 50% तक कम हो गए हैं। अब ये क्यों कम हो गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली इसकी रीज़न दो वजह से हैं। एक तो है ऑन द सप्लाई साइड, एक दूसरा है ऑन द डिमांड साइड। सप्लाई साइड पे क्या कारण है? पहला तो ये कि कोविड-19 फैला हुआ है तो पब्लिक हॉस्पिटल बिजी है टू टेंड द कोविड-19 पेशेंट्स। तो इसके लिए वो अदर नॉन कोविड केसेस नहीं देख पा रहे हैं। प्लस जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं केयर कोविड अदर पेशेंट्स का, वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेशेंट्स को डर है कि कहीं मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, मुझे इन्फेक्शन हो जाए वहाँ पे। और उन्हें ये भी डर है कि कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जो है कोविड-19 के पेशेंट को ना ट्रीट कर रहा हो, अगर उन्हें ट्रीट करेगा तो हो सकता है उन्हें भी कोरोना आ जाए। इसके लिए जो है जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो रहे हैं। उसी तरीके से डिमांड साइड पर भी प्रॉब्लम आई है। अब ये डिमांड साइड पर प्रॉब्लम क्या आई है? वो ये आई है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं इस स्कीम के वो अगेन हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है कि कहीं उन्हें कोविड-19 ना हो जाए। प्लस अब हॉस्पिटल उनके घर से दूर होता है। अब ना तो बस चल रही है, ना ही ट्रेन चल रही है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट चालू है, तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए भी दिक्कत हो रही है। प्लस वो ये सोच रहे हैं कि ये जो पैसा है जो 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलता है इस स्कीम के अंदर, वो पैसा वो बचा के रखें। अगर उन्हें कोरोना हो गया तो वो इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो नॉन कोविड के जो केसेस हैं वो हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं।
नागा पीस जो है, जो टॉक चल रहे थे, अब उनके बीच में दिक्कत आ गई है। वो दिक्कत क्यों आई है वो हम देख लेते हैं। तो इसाक मुइवा एक नागालैंड में एक फैक्शन है NSCN का। उसने जो है गवर्नमेंट से ये कहा है कि वो जो इंटरलोकेटर है RN रवि, जो नागालैंड के गवर्नर भी हैं, उनके साथ आप बातचीत नहीं करेगी, क्योंकि RN रवि जो हैं उन्होंने नागालैंड गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो NSCN ग्रुप है वो अपना ही गवर्नमेंट चला रहा है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग आर्म्ड हैं, उनके पास हथियार हैं। प्लस वो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को कहा कि वो चेक करें कि नागालैंड में कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके रिलेटिव या जिनकी फैमिली वाले इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से हैं, उनको पकड़े, उनको जेल में डालें। जिसकी वजह से NSCN जो है वो RN रवि से गुस्से हो गए हैं, उनसे अब बात नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है ये दिक्कत आ गई है। एक बात और याद रखने लायक है कि NSCN ने एक अकॉर्ड साइन किया था, पीस अकॉर्ड विद गवर्नमेंट ऑन August 3, 2015, जिसके बाद ये बातचीत शुरू हुई थी। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है मेंस UPSC में आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। इसके अलावा हम नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी देख लेते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है ये 2015 में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट के और NSCN यानी कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोहैया के बीच में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट को तो पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन लोगों के बीच में डाउट है कि हो सकता है इस एग्रीमेंट में नागा के जो पार्टी हैं उनसे उनकी कुछ डिमांड्स मान ली गई हों, जिसको लेकर आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की गवर्नमेंट के बीच में भी एप्रीहेंशंस हैं, क्योंकि NSCN ने कुछ इलाके इन स्टेट्स के भी मांगे थे जो चाहते हैं कि वो नागालैंड में ऐड हो जाए। प्लस वो ये भी एक फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स द पीस टॉक, बट अभी वो बिगड़ गया है क्योंकि उनके संबंध RN रवि से ख़राब हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला न्यूज़। तो UGC ने कोर्ट को कहा है कि स्टेट जो है वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर सकता। जैसा कि सब जानते हैं कि जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिस पे स्टेट एंड सेंटर दोनों एक्शन ले सकते हैं। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने, जैसे कि दिल्ली और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो UGC ने कहा है कि इस साल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ये UGC डिसाइड करेगा, ना कि स्टेट के पास से पावर नहीं है, UGC के पास से पावर है। प्लस UGC ने कहा है कि उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी थी जो थी UGC गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर, और ये गाइडलाइन उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए दी थी। और ये गाइडलाइन उन्होंने विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर KC कुहाड़ एक्सपर्ट कम्युनिटी की हेल्प से बनाई थी। तो उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम कराना ना कराना UGC के हाथ में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो कुछ जो फॉरेन स्टेट्स हैं उनके कुछ एयरलाइंस को अलाउ किया गया है कि वो इंडिया में ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसमें से एक लुफ्तांजा एयरलाइन है। ये न्यूज़ मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि जो लुफ्तांजा एयरलाइन है वो जर्मनी के एयरलाइन है, और इसको शुरू करने के लिए इंडिया और जर्मनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। और ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि लुफ्तांजा जो है वो कौन से कंट्री का एयरलाइन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मेनली MBA के एग्ज़ाम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो भाई फिर से नेपाल ने दिक्कत पैदा कर दी। यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि नेपाल ने जो नेपाल और यूपी के बीच में जो नदी बहती है गंडक, उस पर यूपी गवर्नमेंट को काम नहीं करने दिया, जिसके कारण फ्लडिंग हो गई और जिसके कारण आधा यूपी डूब चुका है। तो ये न्यूज़ इंक्लूड करने का मेरा मेन मकसद था। इसमें एक रिवर का नाम लिया गया है, गंडक रिवर। गंडक रिवर के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो हम गंडक रिवर के बारे में देख लेते हैं। पहला तो ये कि इस रिवर का एक और नाम है नारायणी रिवर,
वो नाम कैसे पड़ता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये जो रिवर है ये नेपाल में काली और त्रिशूली 2 रिवर्स हैं, उनके मिलने से बनता है। और ये जो रिवर्स हैं ये ग्रेट हिमालयन रेंज से आती हैं, नेपाल में हैं। फिर जब ये रिवर दोनों मिलती हैं तब इनको बोलते हैं नारायणी। फिर ये जब इंडिया क्रॉस कर लेती हैं तो इंडिया क्रॉस करने के बाद ये उत्तर प्रदेश फिर बिहार, यानी कि जो नारायणी रिवर है वो क्रॉस करने के बाद उसका नाम हो जाता है गंडक। और फिर ये उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए गंगा में जाकर मिल जाती है। गंगा में जाकर कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है पटना में, जो कि है बिहार में। और जो गंडक की पूरी लंबाई है वो है 765 किलोमीटर। इसी तरीके से एक और गंडक निकलती है नेपाल से ही, उसका नाम है बूढ़ी गंडक या ओल्ड गंडक बोलते हैं। ये भी गंडक के पैरेलल में बहती है, लेकिन जो गंडक रिवर है उसके ईस्ट में बहती है ये। और ये भी जाके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। तो EIA को प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। इस पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कमेंट किया है कि ऐसा प्रोटेस्ट ना करें, कंसल्टेशन करें। बट ये ऐसा प्रोटेस्ट हो ही क्यों रहा है, ऐसा इशू आया ही क्यों, वो हम देख लेते हैं। तो हुआ ये है कि एक ड्राफ्ट बनाया गया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का, जिसको पब्लिक किया गया था और पब्लिक से उससे फीडबैक मांगा गया था। लेकिन इस ड्राफ्ट में एक ऐसा अमेंडमेंट है जिससे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वो अमेंडमेंट क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले होता है कि कोई प्रोजेक्ट दिया गया तो उसका असेसमेंट होगा, अगर फिजिबल है तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। बट अभी क्या किया गया है कि प्रोजेक्ट के बाद असेसमेंट होगा। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि एक बार प्रोजेक्ट चालू हो गया, एक बार काम शुरू हो गया, उसके बाद अगर असेसमेंट कर भी दिया तो भी एनवायरनमेंट को लॉस हो चुका है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो चुका है। प्लस अब कोई भी प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा और चालू होने के बाद अगर उसमें कुछ मान लीजिए कुछ इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट पे, तो प्रोजेक्ट जो है वो सीधा फाइन भरेगा एंड दे कैन कंटिन्यू देयर वर्क। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि इस एक्ट का पूरा जो मतलब है, मतलब ये था कि एनवायरनमेंट को बचाया जाए, वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वही कंटिन्यूड है जो मैंने आपको बताया था। आगे चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूएस ने हांगकांग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैरी लैम, उन पे सैंक्शन लगाया था। तो उसके रिटेलिएशन में चाइना ने भी यूएस पे सैंक्शन लगाया है। वहाँ के 2 लीडर हैं यूएस के, मार्को रूबियो एंड टेड क्रूज, उन पे सैंक्शन लगा दिया है। और उनका कहना है कि यूएस जो है हमारे इंटरनल मैटर में अफेयर कर रहा है, इसीलिए सैंक्शन लगाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये न्यूज़ काफ़ी दिनों से मार्केट में है, काफ़ी दिनों से हलचल में है, इसलिए मैंने इसे फिर इंक्लूड किया है। ये न्यूज़ है कि तालिबान के 400 प्रिजनर जो हैं उनको छोड़ा जा रहा है, बिकॉज तालिबान एंड अफ़गानी गवर्नमेंट के बीच में एक डील हुई थी कि पहले आप प्रिजनर छोड़ें, फिर हम पीस टॉक्स के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें एक टर्म आ रहा था बार बार, लोया जिरगा। ये लोया जिरगा क्या है? ये एक काउंसिल होती है, एक समिति होती है जिसमें अफ़गानिस्तान के विभिन्न ट्राइब्स के जो एल्डर्स होते हैं वो असेंबल होते हैं एंड दे डिस्कस सम ऑफ द सीवियर इश्यूज़, जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जो कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं, उसका डिस्कस किया जाता है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। तो उसके तहत ही तालिबान एंड अफ़गानी गवर्नमेंट के बीच में पीस टॉक्स शुरू किए गए हैं। और ये जो पीस टॉक्स हुए हैं इसमें जो प्रिजनर एक्सचेंज हो रहे हैं, जो प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जा रहा है, वो तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में
उसके पीछे यूएस ने डील को हेल्प की है, क्योंकि यूएस वहाँ से विड्रॉ कर रहा है एंड दे वांट कि वहाँ पे पीस हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1979 के बाद पहली बार यूएस का कोई बड़ा अधिकारी जो है वो ताइवान गया है, जिनका नाम है एलेक्स अजार। ये हेल्थ सेक्रेटरी हैं। इनके जाने से चाइना काफ़ी दुखी है, काफ़ी एंग्री भी है, और इससे चाइना और यूएस के रिलेशन जो हैं काफ़ी ख़राब हो गए हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ताइवान की जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है साई इंग वेन। ठीक है, न्यूज़ में काफ़ी था, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क है, वहाँ पे इलेक्शन चल रहा था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसमें जो अभी प्रेसिडेंट है वहाँ के, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो फिर से जीत गए हैं विथ 80% वोट। इस पर काफ़ी कंट्रीज़, स्पेशली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने डाउट किया है कि यह इलेक्शन फेयर हुआ है या नहीं हुआ है। प्लस ये रख लीजिएगा कि इनके अगेंस्ट में जो जो कंटेंडर थी उनका नाम था स्वेतलाना तिखानोस्काया। ये एक लेडी हैं, ये के अगेंस्ट में खड़ी हुई थी, लेकिन इनको सिर्फ 9.9% वोट मिला है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि लुकाशेंको जो हैं ये बेलारूस में 1994 से रूल कर रहे हैं, अभी तक रूल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। एग्ज़ाम में यूजुअली बैंकिंग में, नहीं तो जैट में, ये क्वेश्चन ना काफ़ी आ जाता है कि बेलारूस का कैपिटल क्या है। तो याद रखिएगा मिन्स्क है। बहुत बार पूछते हैं, बहुत बार आता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेबनान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था बेरूत में, तो उसके चलते लेबनान जो गवर्नमेंट है उन पर काफ़ी प्रेशर है कि वो रिज़ाइन करें। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो धमाका हुआ था उसमें जो केमिकल था वो था अमोनियम नाइट्रेट। 2000 टन केमिकल था जो ब्लास्ट हो गया। उसके अलावा मैंने ये न्यूज़ इसलिए ऐड किया है क्योंकि लेबनान काफ़ी न्यूज़ में है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो पहला पॉइंट है कि लेबनान जो है इसके बॉर्डर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। तो एक है सीरिया और दूसरा है इज़राइल, प्लस इसके जो वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है। नेक्स्ट एक चीज़ और याद रखिएगा कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो क्रिश्चियन होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सुन्नी मुस्लिम होता है, एंड वहाँ का जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट का वो शिया मुस्लिम होता है। प्लस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के होते हैं। वहाँ पे ऐसे डिवाइड ही किया गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, एंड मुस्लिम्स में भी 2 सेक्ट हैं, शिया एंड सुन्नी, प्लस ऑर्थोडॉक्स भी रहते हैं। तो उनके बीच में शांति बनी रहे इसलिए ऐसा सेटअप किया गया है। इसके अलावा लेबनान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है हसन दियाब, प्लस लेबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है माइकल ऑन। ये भी याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इकॉनमी के ऊपर। ये एक न्यूज़ है, मैंने इसको जानबूझ के ऐड किया है। मैं चाहता हूँ कि आपको पता रहे ये सब चीज़ें भी। तो LIC ने एक कैंपेन शुरू किया है, जितने भी पॉलिसीज़ लैप्स हो गई हैं उनको रिस्टार्ट करने के लिए। ये जो कैंपेन है ये 9 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें ये जो स्कीम है इसके थ्रू जितने भी प्लान्स जो पिछले 5 साल में लैप्स हो गए हैं ड्यू टू नॉन रिपेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो उनको एक और मौका दिया जाएगा। वो अपने प्रीमियम भर सकते हैं और ये पॉलिसी फिर से शुरू कर सकते हैं। कोविड-19 फैला हुआ है, सबको इंश्योरेंस की ज़रूरत है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक सबको मौका दिया है कि वो अपने लाइफ इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL होने वाला है UAE में, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हामी दे दी है। अब ये जो मैच होगा ये होगा सितंबर 19 से नवंबर 10 के बीच में। कहाँ कहाँ होगा? दुबई, आबू धाबी एंड शारजा, ये सब UAE में है, वहाँ होगा। प्लस एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, IPL गवर्निंग काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो है ब्रिजेश पटेल, ये नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं।
तो कॉलिन मोरिकावा हैं, ये गोल्फ के प्लेयर हैं। इन्होंने अभी अभी अपना पहला मेजर चैम्पियनशिप जीता है। कहाँ पे जीता है? 2020 PGA चैम्पियनशिप, एक गोल्फ का मैच हुआ था, वो उन्होंने जीता है। कॉलिन मोरिकावा, ये नाम याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो हमारे जो क्रिकेटर हैं, जो हमारे लेजेंड हैं, सचिन तेंदुलकर, वो 15 अगस्त को IDBI फेडरल फ्यूचर फीयरलेस मैराथन इनाग्रेट करेंगे। ये न्यूज़ मैंने इसलिए डाली है, कभी कभी बैंकिंग के एग्ज़ाम में ना पूछ ही लेते हैं कि आप बताइए IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए ऐड किया है। आगे चलते हैं। कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मेंशन पेपर में था, न्यूज़पेपर में था, उनका नाम मैंने ऐड किया है। वो पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, वो है BS येदियुरप्पा। एक लीडर हैं YSRP के संबाशिवराजू, उनका अभी देहांत हो गया। ये पहले आंध्र प्रदेश असेंबली के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं, प्लस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं, इनका अभी देहांत हो गया। प्लस सऊदी अरेबियन अराम्को, जो सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, उसके CEO का नाम क्या है? एग्ज़ाम में ये आ सकता है। तो उनके CEO का नाम है अमीन नासिर। प्लस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? तो हम सब जानते हैं, वो है पीयूष गोयल। एक किताब का मेंशन था पेपर में, मुझे लगा कि शायद बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में या SSC में या स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है डेथ इन द ईस्ट, और इसे लिखा किसने है? इसे लिखा है अबीर मुखर्जी ने, ठीक है। ये किताब का नाम है डेथ इन द ईस्ट और इसे लिखा है अबीर मुखर्जी ने। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट मैं आपसे फिर ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।